नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। और हमारी जो कक्षा है, ये रीट की परीक्षा की कुछ दिन पूर्व ये प्रारंभ हो रही है, क्योंकि ये जो परीक्षा है, इसमें आपको प्रश्न 150 प्रश्न जल्दी-जल्दी 150 प्रश्न करने होते हैं और हम आपके लिए लेके आए हैं उन 150 प्रश्नों में से सीडीपी का सेक्शन, बाल विकास का सेक्शन, 30 प्रश्न फटाफट। एक मॉडल पेपर है, यूथ कॉम्पिटिशन का बहुत बढ़िया मॉडल पेपर है। जुड़े रहें हमारे साथ और हम देखेंगे कि किस स्तर का क्वेश्चन, किस स्तर के प्रश्न वहां पर पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? अगर आप प्राथमिक स्तर के अध्यापक बनने जा रहे हैं तो उसमें से कौन सा गुण आपके अंदर होना चाहिए? क्या धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए? शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता होनी चाहिए? अति मानक भाषा पढ़ाने में दक्षता होनी चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता होनी चाहिए? कि इनमें से क्या होना चाहिए? ठीक है, तो एक एक करके अपना जवाब दीजिए। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? धैर्य एवं दृढ़ता। ठीक है, धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चे होते हैं, वो बहुत ही चंचल होते हैं। वो बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, शिक्षक की बात एक बार में सुनते नहीं हैं। तो एक शिक्षक के तौर पर आपके अंदर अगर शिक्षण पद्धतियों का या अति मानक भाषा पढ़ाने का, ये सब चीज का ज्ञान कम हो तो चलेगा, लेकिन अगर आपके अंदर धैर्य और दृढ़ता नहीं है तो आप उस स्तर के बच्चों को हैंडल नहीं कर सकते। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका बेहतर हो सकता है? ठीक है, क्या तरीका बेहतर हो सकता है? अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि, दूसरा ऑप्शन है अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है अभिभावकों को उस विद्यालय में अपने बच्चे को निकाल कर ले जाना चाहिए और चौथा ऑप्शन है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। ठीक है, इस स्थिति में अभिभावक क्या करें? अगर एक शिक्षक लोकतांत्रिक कक्षा का निर्माण करता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बच्चों को अपने आप ही सब कुछ करने की अनुमति देता है, तो क्या करना चाहिए? ठीक है, तो अगर एक शिक्षक कोई कार्य ऐसा कर रहा है, एक अभिभावक के तौर पर आपकी जिम्मेदारी ये है कि उस शिक्षक पर आप विश्वास करें जिसे आपने अपने बच्चे को दिया है, उस पर विश्वास व्यक्त करिए और उस समस्या पर चर्चा करिए कि ऐसा आप क्या कर रहे हैं, इससे क्या हमें मिल जाएगा, हमारे बच्चों को इससे क्या फायदा होगा। ठीक है, ये कार्य आपको करना चाहिए। फिर आते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन दूसरे का, हो जाएगा आंसर बी। फिर आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। आप जानते हैं कि पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएँ दी हैं, मानसिक विकास की 4 अवस्थाएँ दी हैं। तो उन अवस्थाओं में सबसे पहली जो अवस्था है वो आपकी संवेदी प्रेरक अवस्था है, दूसरा है, ठीक है? दूसरा आपकी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है? तो इन चारों अवस्थाओं में वह कौन सी अवस्था है जहाँ बच्चा तार्किक प्रक्रिया प्रारंभ करता है, तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो प्रारंभ तो करता है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। याद रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। पूरी तरह से सोचने लगता है कब? औपचारिक संक्रियात्मक में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड का सी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या है? मन का मानचित्र संबंधित है। मन का मानचित्र, माइंड मैपिंग, आप जानते हैं, आपने इसके बारे में सुना होगा कि मन का मानचित्र जो है किससे संबंधित है? साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोझ बोध बढ़ाने की तकनीक से। मन का मानचित्र किससे संबंधित है? ठीक है, मन का मानचित्र आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपसे टीचर ने कुछ पूछा या आप कुछ पढ़ रहे हैं और उसका कुछ आपको एक कुछ सॉल्यूशन चाहिए, उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या करेंगे, आप अपने विचारों को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा और अंदर जाएंगे, सोचेंगे इसका ऐसे हो सकता था, इसका इस प्रकार से भी हो सकता था।
तो इसका मतलब ये है कि आप अपने मस्तिष्क को क्या कर रहे हैं? क्रियाशील कर रहे हैं। अपने मस्तिष्क को क्रियाशील कर रहे हैं और क्रियाशील मस्तिष्क के द्वारा ही आप चीज़ों को आगे सोच सकते हैं, ठीक है? तो ये मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित होगा, 4th का सी होगा, ठीक है? अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने की संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? ठीक है? प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की समस्याओं को आपको सीखना इसको संबोधित करना है, मतलब इसको हैंडल करना है, तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? ऑप्शन देखते हैं, फिर उसके बाद हम अपने उत्तर की तरफ चलेंगे, ठीक है? प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, ठीक है? तो आपके ऑप्शन ये हो जाएँगे कि महँगी और चमकदार सामग्री का प्रयोग करें, सरल और रोचक पाठ्यवस्तुओं का प्रयोग करें, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, ठीक है? तो इनमें से क्या करना चाहिए? इनमें से कौन-सी चीज़ करनी चाहिए? ध्यान से दीजिए, प्राथमिक स्तर पर बात हो रही है। हम लोग प्राथमिक स्तर पे बात कर रहे हैं। महँगी और चमकदार सामग्री होगी, कि सरल रोचक पाठ्य पुस्तक होने चाहिए, कहानी कथन पद्धति होनी चाहिए, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण विधियाँ होनी चाहिए। ठीक है? तो हम देख रहे हैं कि हाँ, कि प्राथमिक स्तर की जब बात होती है, तो वहाँ पर छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो आपको उन्हें उनकी क्षमता के अनुरूप विभिन्न तरह की शिक्षण विधियों का प्रयोग करिए और उन्हें अलग-अलग तरीके से सिखाने का प्रयास करिए, ठीक है? कोई बच्चा जो है खेल-खेल में सीखता है, कोई ऐसे समझाने पर ही सीखता है, कोई बच्चा जो है अलग-अलग तरीकों से सीख सकता है। निम्न में से कौन-सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? इनमें से कौन-सा ऑप्शन है जो बच्चों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? ठीक है, क्या करता है? प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है? एक बच्चे में अगर आपको क्रिएटिविटी बढ़ाना है, ठीक है? तो उसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए या पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? क्या प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराएँ कि उनके अंदर जो भी आंतरिक शक्तियाँ उन्हें निकालने का अवसर प्रदान करें। विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धियों के लक्ष्यों पर बल दें। परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग दें। अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण करें। इनमें से क्या होना चाहिए? ध्यान से देखिए कि आपको सृजनात्मकता का क्या करना है? विकास करना है, सृजनात्मकता को बढ़ावा देना है। ठीक है? तो क्या करेंगे आप? उनके जो है कि प्रारंभ में उपलब्धियों के लक्ष्यों पर बल, ये इसकी आवश्यकता नहीं है, कोचिंग देने से कुछ नहीं होगा। व्यवहारिक मूल्य, ये इसका संबंध सृजनात्मकता से नहीं है। तो सबसे पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा कि उनके अंदर जो इंटरनल उनकी कैपेसिटी है, जो क्रिएटिविटी है, उनका पोषण करें, है ना? उनके अंदर जो भी आंतरिक क्षमता है, उसका पोषण करें, उसको बढ़ावा दें, जिससे वो सृजनात्मक हो सके। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 क्या है? यह प्रश्न आपके पियाजे से है, ठीक है? पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? ठीक है? अभी ये प्रश्न दूसरी तरीके से पूछा गया था। तो पियाजे के जब हम चारों अवस्थाओं पर आएँगे, तो पियाजे की सबसे पहली अवस्था है संवेदी प्रेरक अवस्था। हाँ, संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरी है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है? तो क्या कह रहे हैं इसमें? अमूर्त संकल्पना, ठीक है? सिर्फ़ चिंतन प्रारंभ करता है, ठीक है? तो वो तो मूर्त में हो जाएगा, लेकिन जब अमूर्त की बात होती है, तो अमूर्त वाली अवस्था जो है, वो चौथी अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 7 का ए सही हो जाएगा। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, सीखना और समृद्ध हो सकता है यदि क्या किया जाए? कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, ठीक है? आवधिक परीक्षाएं मतलब जो आपके बीच बीच में परीक्षाएं होती हैं ईयरली एग्जाम से पहले। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा अगर ऑप्शन आप देखेंगे तो परफेक्ट ऑप्शन आपका डी है। क्यों? पहला ऑप्शन है शिक्षण सामग्री का प्रयोग। ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षण सामग्री का प्रयोग करने से ये
कुछ मिलने वाला नहीं कि बहुत ज़्यादा टीचिंग मटेरियल का आपने यूज़ कर लिया तो बच्चे सीख ही जाएँगे। व्याख्यान और स्पष्टीकरण, सभी बच्चे एक तरह के नहीं होते हैं, सभी व्याख्यान और स्पष्टीकरण से नहीं सीख पाते हैं, उतना नहीं सीख पाते हैं। आवधिक परीक्षा, ठीक है, बार-बार परीक्षा लेने से इसमें भी सीखना समृद्ध नहीं होगा, ठीक है। फिर आता है कोई आप कोई उदाहरण लीजिए वास्तविक दुनिया से, उसे कक्षा में लाइए और विद्यार्थियों से उसकी अंतःक्रिया कराइए। उसे दिखाइए कि हाँ, देखिए ये अगर आप एक विद्यार्थी को एप्पल समझाना चाहते हैं, ठीक है? एप्पल समझाना चाहते हैं तो एप्पल सिर्फ एप्पल एप्पल बोलने से अच्छा है कि आप एप्पल को ले आइए, कक्षा में रखिए, विद्यार्थी उसको देखें, हाँ, ये ऐसा होता है। फिर उसके गुण, विशेषताओं के बारे में बात करिए। शिक्षक इस कार्य को करे, ये सब करने से आप सीखना और भी समृद्ध कर सकते हैं, ठीक है? फिर आते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 क्या है? निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? ठीक है, सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। तो सीखने की प्रक्रिया मतलब कौन से वो कार्य हैं जो सीखने को और सुगम बनाते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, पहला ऑप्शन। दूसरा है सीखना लक्ष्य उन्मुख होता है। हाँ, सीखने की विशेषता नहीं है, आप पहले देखिए है खोज लीजिए। अ अनधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है। शैक्षिक संस्था ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है, ठीक है? तो आपको नेगेटिव फाइंड आउट करना है। तो आपको समझ में आ रहा है कि सीखना व्यापक प्रक्रिया है, ये बात सही है। लक्ष्य उन्मुख होता है, ये भी बात सही है। अधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है? अनधिगमक सीखने की प्रक्रिया है। ये क्या होता है? देखो इसको ध्यान से देखो कि हाँ, अनअधिगमक का मतलब होता है मतलब को-करिकुलर एक्टिविटी। अगर आप करिकुलर एक्टिविटी कराते हैं, पाठ्यक्रम के अलावा भी कुछ बच्चों को सिखाते हैं, इससे भी सीखना संभव होगा। लेकिन सिर्फ शैक्षिक संस्था में ही सीखना होता है, ये सही बात नहीं है। ठीक है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5वीं कक्षा के दृष्टिगत विद्यार्थी, ठीक है? कक्षा 5 के कुछ दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं, मतलब आँख से उन्हें प्रॉब्लम है, विजुअल इम्पेयर्ड हैं। तो उसके बारे में कुछ ऑप्शन, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, ध्यान से आप लोग देखिए, ठीक है? पहला ऑप्शन है कि माता-पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता दी जानी चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी दृष्टिबाधित है, तो उनके माता-पिता को चाहिए और उनके मित्रों को चाहिए कि उसके दैनिक कार्य में उनकी मदद करें, ठीक है? नेक्स्ट है, उनके साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम की सहायता से उन्हें क्या करें आप श्रव्य सीडी उपलब्ध कराएं, सीडी आती है वो उपलब्ध कराएं जिससे वो सीख सके। तीसरा है उनके साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। चौथा है निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे ऑप्शन आपने देखे तो क्या होना चाहिए इसमें से? तो ऑप्शन सबसे परफेक्ट ऑप्शन एक शिक्षक के तौर पर है कि उन्हें आप सामान्य व्यवहार कीजिए, क्योंकि हमें समावेशी शिक्षा को अगर संकल्पित करना है, समावेशी शिक्षा की जो अवधारणा है नई शिक्षा नीति में दिया गया है उसे संपूर्ण रूप से लागू करना है। तो उसे आप यही करिए कि ऐसे अगर विद्यार्थी विशेष हैं तो उनके साथ सामान्य व्यवहार कीजिए और उन्हें ऐसे मटेरियल उपलब्ध कराइए ताकि उनके लिए सीखना आसान हो सके, न कि आप उन्हें किसी कार्य में सहायता करें या विशेष छूट दें या विशेष व्यवहार करें, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? ध्यान से ऑप्शन पढ़िए। वो कौन सा एस्पेक्ट है, वो कौन सा पक्ष है जो बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, सामाजिक मनोविज्ञान की बात कर रहा है। शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन और सराहना की आवश्यकता। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक एस्पेक्ट सोच समझ के बताइए। तो क्या हो जाएगा? सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, ठीक है। देखो सामाजिक, इसमें से संवेग, सानिध्य और सामाजिक अनुमोदन, इनमें से सबसे हाँ, अ, हमें क्या देखना है कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक जो आवश्यकता है इनमें से नहीं है, नहीं देखना है, ठीक है। तो पहले पॉजिटिव छांट लो आप। संवेगात्मक सुरक्षा ये है, सानिध्य या संगति की आवश्यकता ये है, सामाजिक अनुमोदन और सराहना की आवश्यकता ये है, लेकिन शरीर से अपशिष्ट निकालना ये एक उनकी शारीरिक क्रिया है, ये सामाजिक और मनोवैज्ञानिक क्रिया नहीं है,
ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 11 का बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वो कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ठीक है, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से क्या कर सकता है, परिभाषित कर सकता है? क्या विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण है? ठीक है, सभागार है, घर है, खेल का मैदान है, क्या है इसमें से क्या है? ठीक है, तो आप जानते हैं कि अगर एक बालक के संवेगात्मक, हाँ, संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित करना है, ठीक है, उनकी मेंटल एबिलिटी को अच्छे से परिभाषित करना है, तो विद्यालय और कक्षा का पर्यावरण ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अगर यही संज्ञानात्मक विकास होता तो वो खेल में ऑप्शन उसका सही हो जाता। ध्यान रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास जहाँ पर बुद्धि का कार्य हो, जहाँ उसे बौद्धिक प्रक्रिया अपनानी पड़े, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। बौद्धिक क्रिया का कार्य वो विद्यालय कक्षा के पर्यावरण में ही करता है। ठीक है, अधिक बौद्धिक कार्य मतलब केंद्रित होकर। अगला प्रश्न संख्या 13, खाली जगह है, को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिससे आप मान सकते हैं कि एक मोटिवेशनल टीचिंग चल रही है? ठीक है, क्या ऑप्शन है, एक एक करके देखिए। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। ठीक है, तो हाँ, अभिप्रेरित शिक्षण हो रहा है, आप समझ सकते हैं। मतलब अगर बच्चे एक्टिव हैं, हाँ, बच्चे एक्टिव हैं, एक्टिव होकर कार्य कर रहे हैं, तो वो कौन सा होगा? हम्म, तो होगा आपका क्या, ऑप्शन संख्या बी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ठीक है, अगर टीचिंग आपकी कक्षा जो है विप्रेरित है, एक्टिवेट होकर कार्य कर रही है, इसका मतलब ये है कि विद्यार्थी बार बार आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं तभी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, ध्यान से देखिए। वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। अगर आपको नहीं वाला ऑप्शन दिख जाए तो सबसे पहले पॉजिटिव को छाट लीजिए, नेगेटिव अपने आप अलग हो जाएगा, नहीं तो नेगेटिव छाटेंगे तो गलती हो जाती है नहीं करने में। मतलब बुद्धिमान बच्चा नहीं है ऐसा ढूंढना है, तो पहले है बुद्धिमान बच्चा कौन है? वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, ऑप्शन ये सही है, बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है। वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, ये भी लक्षण है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, ये भी लक्षण है, हमें नहीं ढूंढना है। तो वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो ये ऑप्शन 14 नंबर, हाँ 14 नंबर जो ऑप्शन होगा, ये 14 नंबर आपका ऑप्शन 14 का डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डी ही ऐसा है जो नहीं में बता रहा है। अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसे जाता है? ठीक है, ध्यान से पढ़िए, ये एक कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछा गया है उस शिक्षा मनोवैज्ञानिक का नाम, जिनका मानना है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन खुद ही करते हैं, मतलब खुद ही सोचते हैं कि दुनिया कैसी है कैसी नहीं है। ठीक है, ये किसने कहा था, ये किसका कोट है? तो ये पियाजे का है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 पर आते हैं। कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वो काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि, क्या दर्शाता है कि वो घर में बात नहीं करती है लेकिन विद्यालय में बात करती है? आपके घर में कोई बच्चा है जो घर में बात नहीं करता लेकिन विद्यालय में उसकी इंटरेक्शन बहुत अच्छी रहती है, घर में वो बोलना नहीं चाहता, तो एक पेरेंट्स के तौर पर, एक घर के रहने वाले सदस्य के तौर पर आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? शिक्षक के तौर पर आप क्या सोचते हैं? शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, क्या इसलिए होता है? कृतिका को अपना घर बिल्कुल नहीं पसंद है, क्या ये है क्या? फिर थर्ड ऑप्शन है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। सी है, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। ठीक है, तो अगर बच्चे किसी एक पर्टिकुलर जगह पे बात नहीं कर रहे हैं और कहीं बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनके विचारों को मान्यता नहीं मिल रही है, इसीलिए बच्चे वो बात नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 16 का आंसर सी हो जाएगा। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पर, प्रश्न संख्या 17। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंध है? हम्म,
एक शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वो अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करे, लेकिन इनमें से कौन सा क्षेत्र इससे संबंध है, कौन सा क्षेत्र इससे संबंधित है? क्या सामाजिक दर्शन संबंधित है, मीडिया मनोविज्ञान संबंधित है, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है कि शिक्षा समाजशास्त्र संबंधित है? ठीक है। तो आप जानते हैं कि एक शिक्षक के तौर पर आपको आपके जो भी ट्रेनिंग बीएड बीटीसी या एमएड जो भी आपने शिक्षक का प्रशिक्षण लिया होगा, उसमें एक विषय कॉमन होता है जो सभी शिक्षकों को पढ़ना है, ताकि वो अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को, अपनी रुचियों को, उनकी रुचियों को समझ सके ठीक से। ठीक है। तो वो कौन सा विषय होना चाहिए? तो वो विषय आपका होना चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। आते हैं 18 पर, 18 पर। हाँ, प्रश्न संख्या 18 पर आते हैं। 18, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। ठीक है। अभिप्रेरणा क्या है? ऑप्शन देखिए। पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग बनाती है, अलग करती है। शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति पैना करती है। अभिप्रेरणा क्या करती है? कि पिछले सीखे हुए अधिगम को अलग करती है, सोचने के योग्य बनाती है, रुचि का विकास करती है, कि स्मरण शक्ति आपकी पैना करती है? क्या होता है? हाँ, अभिप्रेरणा क्या होता है? ठीक है। आप जानते हैं एक बहुत ही फेमस कोट है, अभिप्रेरणा सीखने का स्वर्ण पथ है। ठीक है। आपने मतलब एक बहुत फेमस परिभाषा है अभिप्रेरणा की, आपने सीखा होगा, आपने सुना होगा। आप जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति सीखने के लिए अभिप्रेरित रहता है तो उसके अंदर रुचि का विकास होता है, और वो रुचि का जब विकास होगा तो और अच्छे से सीख सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 19 नंबर है प्रश्न, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। पाठचर्या का मतलब क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या का क्या मतलब है? ठीक है। पाठचर्या का क्या मतलब है शिक्षा के क्षेत्र में? पहला ऑप्शन है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें से? ध्यान से बताइए। हाँ, तो पाठचर्या का मतलब यही होता है कि वो संपूर्ण प्रक्रिया जिसे विद्यार्थी प्रतिदिन अपने विद्यालय में कार्य करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? पाठचर्या कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, निचली कक्षाओं में शिक्षार्थी निचली कक्षाओं में अगला प्रश्न है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में जो शिक्षण की खेल पद्धति है वो मूल रूप से किस पे आधारित है? हाँ, छोटे बच्चों को अगर आप खेल खिला रहे हैं, बच्चे खेल खेल के पढ़ रहे हैं या खेल खेल के कार्य कर रहे हैं, तो वो किस सिद्धांत पर आधारित है? शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर आधारित है, वृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर आधारित है, कि शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर आधारित है? सब लोग अपने अपने जवाब दीजिए। ठीक है। तो आप जानते हैं कि जब हाँ, खेल विधि से बच्चों को सिखाया जाता है, तो ये एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है जिसमें बच्चे आसानी से खेलते हुए सीख सकते हैं। हाँ, ठीक। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 20 का बी हो जाएगा। ठीक है। 21 नंबर पर आइए, कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई नई अनुक्रियाओं के आधार पर नई परिस्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? ध्यान से सुनिए। एक बच्चा ऐसा है जिसने पूर्व में कोई कार्य सीखा था। ठीक है। मान लीजिए कोई कार्य सीखा था। ठीक है। आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि बच्चा साइकिल चलाना जानता है, साइकिल का हैंडल ठीक से वो समझता है कि वो कैसे उसको संभालना है, और वही कार्य उसे दिया गया कि चलो तुम बाइक सीख लो। ना, साइकिल की तरह ही बाइक है, बस स्पीड का अंतर होता है, गियर वगैरह का अंतर होता है, लेकिन संभालना उसको वैसे ही है। मतलब यही कार्य करना है, मतलब पूर्व में की गई अनुक्रिया को दोहराना है। तो ये किससे संबंधित है? प्रभाव का नियम से संबंधित है, सीखने की प्रक्रिया अभिवृत्ति के नियम से संबंधित है, तत्परता के नियम से संबंधित है, कि सादृश्यता के नियम से संबंधित है? आप जानते हैं कि सीखने के थार्नडाइक ने नियम दिए थे, दो नियम दिए थे, एक मुख्य नियम, दूसरा गौण नियम। तो मुख्य नियम और गौण नियम आपको अगर ध्यान है तो उन्हीं से ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 21 की बात कर रहा हूँ, सब लोग जल्दी जल्दी जवाब दें। 21 का क्या हो जाएगा? 21 का हो जाएगा डी, सीखने की सादृश्यता का नियम। सादृश्यता मतलब होता है एक सेम टू सेम वैसा ही कार्य करना। ठीक है, जो आपने पूर्व में किया था। हाँ, आते हैं प्रश्न संख्या 22 पर, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है।
ठीक है? अगर एक बालक प्रतिभाशाली है, तो उसके संकेत हैं सबसे पहले ढूँढिए, फिर नहीं है ढूँढते हैं। दूसरों के साथ झगड़ा करना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मक विचार, ठीक है? तो है में आपका आएगा बी, सी, डी। उसकी अभिव्यक्ति में नवीनता होगी, जिज्ञासा होगी, सृजनात्मक विचार होंगे। क्या नहीं होगा? इसमें से क्या ऑप्शन है जो उसमें नहीं होगा? तो दूसरों के साथ झगड़ा करना ये नहीं होगा। प्रश्न संख्या 23 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ठीक है? जो विशेष आवश्यकता वाले हैं, स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रन हैं, उन्हें किस चीज़ क्या उपलब्ध कराई जानी चाहिए? ठीक है? कैसी शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए? विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। विशेष विद्यालयों, ठीक है? उन्हें विशेष विद्यालय उपलब्ध कराए जाएँ कि विशेष विद्यालयों में शिक्षकों के द्वारा उन्हें शिक्षा दी जाए कि अन्य समान बच्चों के साथ शिक्षा दी जाए। ध्यान से सुनिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उन्हें शिक्षा उपलब्ध कराई जानी है। तो कैसे कराएंगे? विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए जो पद्धति है उससे कराएंगे कि सिर्फ विशेष विद्यालयों का इस्तेमाल करेंगे कि विशेष विद्यालयों में शिक्षकों के द्वारा कराएंगे कि अन्य सामान्य बच्चों के साथ कराएंगे। ठीक है? तो क्या सही हो जाएगा? हाँ, तो ये आपका ऑप्शन देखिए, ध्यान से देखिए। मैंने अभी-अभी समावेशी शिक्षा की बात की थी कि आपको विशेष बालक भी हैं, तो आपको सामान्य बच्चों के साथ अगर उन्हें एक्कोमोडेट करते हैं, उन्हें शामिल करके पढ़ाते हैं, तो उनके अंदर जो हेय भावना रहती है कि मैं उनसे अलग हूँ या मैं उनसे छोटा हूँ, क्योंकि वो अलग होते ही हैं, तो ये उनके अंदर खत्म हो जाएगा और सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने के साथ-साथ उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा कि मैं भी सामान्य बच्चों की तरह हूँ और वो अच्छे से सीख सकते हैं। यही संकल्पना है समावेशी शिक्षा की और समावेशी शिक्षा की संकल्पना को पूर्ण करना हर एक शिक्षक की ज़िम्मेदारी है। ऐसी हमारी शिक्षा नीतियाँ, ऐसे हमारे विद्वान कह के गए हैं। ठीक है? अगला है प्रश्न संख्या 24। ध्यान से देखिए, आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने की प्रक्रिया के लिए खाली स्थान के प्रति सचेत होना चाहिए। अगर आकलन को उपयोगी और रोचक बनाना है, तो किसके प्रति सचेत होना चाहिए? विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देनी चाहिए। शैक्षिक व शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है? हाँ, अगर आपको इवैल्यूएशन प्रक्रिया, मतलब आप एक बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो उसे रोचक तरीके से, या कक्षा का मूल्यांकन कर रहे हैं, उसे रोचक एकदम इंटरेस्टिंग बनाना है, तो आपको क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को बुद्धिमान और औसत शिक्षार्थी का उपाधि देना चाहिए। ये करना चाहिए कि शैक्षिक व शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीके प्रयोग करने चाहिए कि बच्चे जो पढ़ते हैं और जो पढ़ने के अलावा जो भी क्रियाएँ करते हैं, जैसे खेलना-कूदना, नृत्य और भी कार्य करते हैं, उनके विविध तरीकों की जानकारी प्राप्त करना चाहिए और उसमें उसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है? 2 ऑप्शन आपको समझ में आया? तीसरे ऑप्शन की तरफ आते हैं। तीसरा ऑप्शन है, प्रतिपुष्टि या फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। चौथा ऑप्शन है, अलग-अलग विद्यार्थियों से तुलना करनी चाहिए। ठीक है? ध्यान से देखिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर आपका, हाँ, 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सब लोग जवाब दीजिए। तो 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कि शैक्षिक और सह शैक्षिक जो क्षेत्र है उसकी पहचान करिए और उस क्षेत्र में आप कार्य करेंगे, तो वो ज़्यादा उनके लिए बेटर होगा। ठीक है? अगला है, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? ठीक है? आप जानते हैं ये डिस्लेक्सिया आपके सिलेबस में मनोविज्ञान में ये दिया हुआ है, तो ये किससे संबंधित है? एक-एक करके सब लोग जवाब दीजिए। 25 की बात कर रहा हूँ। ठीक है? गणितीय विकार, पठन विकार, व्यवहार संबंधी विकार, मानसिक विकार। आप जानते हैं गणितीय विकार को डिस्कैल्कुलिया कहते हैं, तो डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? पठन संबंधी विकार से संबंधित है। ठीक है? प्रश्न संख्या 26 पर आते हैं। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता-पिता को भूमिका निभानी चाहिए। कैसी भूमिका निभानी चाहिए माता-पिता को? अग्रोन्मुखी, सहानुभूति देना चाहिए उन्हें, उन्हें तटस्थ रखना चाहिए कि नकारात्मक? ठीक है? तो सीधी तो बिल्कुल नहीं होंगे, ये भी हमें देखना है। तो बच्चों को सहानुभूति सहानुभूति देने से अच्छा है कि उन्हें अग्रोन्मुखी भूमिका में रखें, मतलब आगे-आगे लेके चलें उन्हें। ठीक है? सिर्फ रास्ता दिखाइए, आगे वो कर लेंगे खुद ही। ठीक है? प्रश्न संख्या 27 है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो ये विकास का जो सिद्धांत है किससे संबंधित है? एकीकरण से, अंतःक्रिया से, निरंतरता से, अंतःसंबंध से। तो ये आपका किससे संबंधित है? यह संबंध है आपका निरंतरता के सिद्धांत से। ठीक है? आप जानते हैं निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली
प्रक्रिया है। फिर आते हैं प्रश्न संख्या हम 28 पर। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? ठीक है, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दिया था? आप बताइए एक-एक करके। तो सबसे पहला ऑप्शन है पावलोव। आप जानते हैं पावलोव की थ्योरी का नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है जीन पियाजे का सिद्धांत। जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उनका नाम है कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान विकास का सिद्धांत। सी है आपका वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की को आप जानते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ऐसा उन्होंने दिया है, जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमेंटल डेवलपमेंट। ठीक है। अब लास्ट आते हैं गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। तो गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी 1925 में आया था। आप जानते हैं कि उसके तीन कर्ता धर्ता थे, वाइगोत्स्की, कोहलर और कोप्पा। तीन लोग थे। इन्होंने बताया था कि सीखना जो है वो सूझ के माध्यम से हो सकता है, अंतःदृष्टि के माध्यम से हो सकता है, इंसाइट के माध्यम से हो सकता है। तो ये सिद्धांत गेस्टाल्ट ने दिया था। प्रश्न संख्या 29 पर आइए। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ठीक है, आप जानते हैं छोटे बच्चे उन्हें उन्हें गैंग, एक तरह से आप कह सकते हैं गैंग एज। किस अवस्था को गैंग एज कहते हैं? तो आपने विकास की अवस्थाओं को जब पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैंने अपनी कक्षा में, अपनी क्लासेस में पढ़ाई है, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप वो देख सकते हैं। तो वो कौन-सा समूह है वो कौन-सा उम्र क्षेत्र है जिसमें बच्चे गैंग बनाते हैं, समवयस्क के साथ सदस्य हो जाते हैं। तो ध्यान से आप सोचिए, आप खुद ही एक बालक के तौर पर वो किस समय था जब आपने बहुत सारे फ्रेंड बना लिए थे, फ्रेंड ज़ोन टाइप के हो गए थे आप, तो वो अवस्था आपकी होती है किशोरावस्था। ठीक है? पूरे बाल्यावस्था या बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था ये नहीं। ठीक है? तो किशोरावस्था में हमारे क्या हो जाते हैं? सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। आखिरी प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट, बच्चों की बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की। बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाएँ। आप जानते हैं बौद्धिक विकास की जो 4 अवस्थाएँ दी थी, वो आपकी किसने दी थी? पियाजे ने दी थी, क्योंकि एरिक्सन, स्किनर और कोहलबर्ग। ठीक है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। ठीक है, एरिक्सन का काम भाषा के क्षेत्र में था। तो बचते हैं आपके पियाजे। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, मतलब बौद्धिक क्षेत्र में बच्चे उम्र के हिसाब से बौद्धिक रूप से किस प्रकार से विकास करते हैं, वो 4 अवस्थाएं दी थी, जिसमें आपके सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 4 अवस्थाओं को बताया था। ठीक है। थैंक यू सो मच। कैसी लगी आपको कक्षा? आप अपने स्कोर चेक करके बताइए कि आपने कितने प्रश्न किए। जल्दी जल्दी चेक करके बताइए, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। हमारे चैनल पर लगातार जब तक रीट के एग्ज़ाम हो नहीं जाते हैं तब तक हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे। सॉल्व पेपर की बहुत अच्छे सॉल्व पेपर हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें और ये क्लास अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।